roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling चलते हैं जो हमारा सेशन है उसकी तरफ। हमारा जो ये सेशन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो है कैमरा सेटिंग्स सीखना चाहते हो, पर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों सीखना चाहते हो। हम जो फ़ोन कैमरा होते हैं, जो आईफोन होता है या नॉर्मल जो फ़ोन होता है, उससे भी तो फोटोग्राफी करते हैं, अच्छा खासा काम हो जाता है अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ना यही होता है मन में, यार जो सोचा था ना, जो वो ये फोटोग्राफर को देखो क्या फ़ोटो खींच रहा है, ऐसा मेरा नहीं आ रहा है। तो फिर इंसान क्या करता है, चल मैं DSLR लेता हूँ, मेरे को ना क्वालिटी एकदम मस्त मिलेगा। वो DSLR लेके आता है, फिर भी ना अरे अरे क्या क्वालिटी है, ऐसा मेरे में नहीं आ रहा है। मे भी उसका कैमरा ना बहुत महंगा होगा। अरे महंगा कैमरा लेने के बाद भी ऐसा लगता है यार वो ऐसा नहीं आया जैसा उसका आया था। सेटिंग, वो कैमरा में सेटिंग क्या कर रहा है। फ़ोन में भी ना अगर वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर फोटो खींचे ना तो मेरे से ज़्यादा आता है, ऐसा तो कैसे कर रहा है। देखो जो फ़ोन की फोटोग्राफी होती है ना, उसमें वैसे भी सेटिंग्स बहुत कम होते हैं, काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक चीज़ें होती है, भले प्रो मोड भी क्यों ना हो। पर जो DSLR होता है उसकी जो कैमरा सेटिंग्स अगर आप जान जाओ, जो ये सेशन में आप जान जाओगे, तो फिर आपका काम हो जाएगा एकदम ही प्रोफेशनल लेवल पे। प्रोफेशनल इंसान वो होता है जिसको जो उसने सोचा, उसने जो क्रिएटिविटी सोची, उसको एग्जैक्टली वैसे ही उतारने की उसकी में क्षमता होती है कि वो वैसे ही उस इमेज को कैप्चर कर सकता है, ऐसी उसमें पावर होता है, उसका उतना अनुभव होता है। ठीक है, तो इसके लिए आज हम कैमरा सेटिंग सीखेंगे। कोई भी DSLR ले लो, अगर आप सबसे बेसिक DSLR लोगे, सबसे महंगा DSLR लोगे, जो भी ले लो, सभी के ऊपर ना एक ऑटो मोड होता है जो A के नाम से या ग्रीन कलर के बॉक्स के हिसाब से होगा। ये जो ऑटो मोड होता है, अगर उसको आप ऑन करके फोटो खींचोगे तो वाह भाई वाह, आप तो कैमरा एक ही दिन में सीख गए। देखो मेरे को आ गया कैमरा, ऑटो मोड पे ऑन किया मैंने तो फोटो खींच लिया। ऑटो मोड पर ही खींचना था तो ठीक ही है, ये सेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटो मोड में तो आपके फ़ोटो ऑटोमेटिकली अच्छे ही आने वाले हैं। तो फिर हम लोग ये कैमरा सेटिंग सीख क्यों रहे हैं? कंट्रोल के लिए। आपको कंट्रोल मिलेगा जब कोई चीज़ आपके कंट्रोल के अंदर होती है, तब ही जाकर आप फोटोग्राफी अच्छे से कर सकते हो। हमारा जो ये देश है ना, जहाँ पे हम लोग ने इतने साल तक हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई की, हमारे इसके लिए लड़ाई की कि नहीं हमारा चलना चाहिए, हमको कोई राज नहीं चाहिए, हमारी ही सिर्फ चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जो थी पूरी की पूरी बागदौड़ अपने हाथ में चाहिए। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, हमें किसी के अंदर काम नहीं करना, हमें हमारे हिसाब से काम करना है। क्यों? क्योंकि हम हमारे हिसाब से पूरी चीज़ को संवारेंगे, कोई चीज़ को सही करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। राइट? वैसे ही कैमरा सेटिंग्स होते हैं। जब आप फोटोग्राफी करते हो और आपने जो माइंड में जो क्रिएटिविटी सोची है, अगर आप उस चीज़ को फोटोग्राफ में उतार सको तो एक्चुअली वही आपका काम था। तो फिर इसके लिए जो कैमरा है, जो DSLR है, वो एक टूल है, एक साधन है, एक हथियार है, जिसके थ्रू आपने जो सोचा है उसको आप इमेज के रूप में उसको निकाल सकते हो। अभी जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो ये जो सेटिंग्स है वो इतने महत्व के हैं। पहले के ज़माने में, मैं आपको एक छोटी सी बात बोल रही हूँ, पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग एक दूसरे को सिखाते नहीं थे फोटोग्राफी। ठीक है, तो मैंने एक सेशन अटेंड किया था जहाँ पे मुझे समझ में आया कि एक जो 40-50 उम्र के जो अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे टाइम पे ना, मतलब जब वो 25-30 ईयर्स के थे, तब अगर एक फोटोग्राफर दूसरे फोटोग्राफर को कैमरा सेटिंग पूछ ले तो वो कभी नहीं बताता था। या तो फिर जब अगर वो बोले ना कि अच्छा मैं 5 मिनट वॉशरूम जाके आता हूँ, फिर भी अपने कैमरा में जो है वो सेटिंग्स चेंज करके जाता था, ताकि सामने वाले को पता ना चल जाए कि मेरी कैमरा की सेटिंग क्या थी। सोचो, इतना दिमाग इतना इनसिक्योर थी कि यार मेरी सेटिंग किसी को समझ में आ गई ना तो हो गया, मतलब उसको मेरी आर्ट समझ में आ गई, मैंने इस चीज़ को कैसे कैप्चर करा था ना वो उसको समझ में आ गया। तो यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है वो आपका यही डाउट क्लियर करेगा कि कैसे आप सब लोग भले ये सेशन अटेंड कर रहे हो, पर हर इंसान ना अपने हिसाब से कैमरा को सेट करेगा। जैसे कि अगर वो खरगोश और
कछुए वाली कहानी नहीं है, हम सब ने वो कहानी सुनी है। पर अगर मैं आपको बोलूँ ना कि भाई तू वो कहानी लिख, तू वो कहानी लिख, हर इंसान ना अलग ढंग से वो कहानी लिखेगा। कहानी वही होगी पर लिखेगा अपने अपने ढंग से। क्रिएटिविटी वैसी ही होती है। अगर मैं अभी आपको कैमरा सेटिंग समझा भी दूँ, मैं जैसे कैप्चर करूँगी या आप जैसे कैप्चर करोगे या वो कैसे कैप्चर करेगा, सब अलग अलग ढंग से वही चीज़ को कैप्चर करेंगे, क्योंकि सबका दिमाग अलग से ढंग से चलता है और अपने अलग दिमाग के चलने की वजह से वो अपनी अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकालता है। इसीलिए कोई फोटोग्राफर एक जैसा नहीं होता और कोई इंसान भी एक जैसा नहीं होता है, राइट। तो देखिए, कैमरा सेटिंग का सबसे पहला होता है ऑटो मोड, जिसको हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, हमको बनना है प्रोफेशनल, हमको और एक लेवल ऊपर आना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पहले होता है मैनुअल मोड। ऑटो मतलब सब कुछ करेगा कैमरा, हमको कुछ नहीं, हमको सिर्फ कैप्चर करना है, कैप्चर करना है, कैप्चर करना है। पर जो मैनुअल मोड है वो हमारे हिसाब से जैसा चाहे वैसे कैमरा को बोल रहे हैं कि भाई ऐसे सेट हो जा ताकि मुझे वो इमेज मिले। ऑटो में क्या हो रहा है कि भाई कैमरा करेगा अपने हिसाब से, हम उसके नीचे है। मैनुअल में क्या हो रहा है, हम तुम्हारे ऊपर है और तुम हमको जो चाहिए, हमको जो कैमरा सेटिंग्स चाहिए ना वो करोगे। हमारे जो माइंड में है वो चीज़ें आपके फोटोग्राफ्स में कैप्चर होगी। वो होता है एब्सोल्यूट मैनुअल मोड। मैन्युअली पूरा का पूरा आपने अपने हिसाब से सेट किया है। इसके नीचे आते हैं सेमी मैनुअल मोड या सेमी ऑटो मोड बोल दो, जिसमें आधा कैमरा ले लेगा और आधा आपको सेटिंग करना है। मतलब क्या होता है, इसको सेमी मोड्स कहते हैं। जैसे ए मोड होगा, एस मोड होगा, पी मोड होगा। अब ये सब क्या है वो हम आगे आगे देखेंगे, पर अगर मुझे आपको ब्रीफ देना हो तो एपर्चर मोड, शटर मोड, प्रोग्राम मोड, ये सारे मोड्स में क्या होगा, कुछ चीज़ें आप सेट करोगे और कुछ चीज़ें जो है कैमरा अपने हिसाब से सेट करेगा। ये आपका काम आसान कर देता है, क्योंकि जो ऑटो इंटेलिजेंस है, मतलब कैमरा की जो रोबोटिक टेक्निक्स है कि वो रोबोटिकली अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कैमरा का जो दिमाग, जो थोड़ा बहुत दिमाग जो दिया गया है वो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प कर रहा है और साथ ही साथ जो आपकी क्रिएटिविटी है वो भी आ रही है। मतलब मैनुअल मोड में जितना आपको टाइम लग रहा था, जितना आपको कंज्यूम हो रहे थे, उतने आप नहीं हो रहे हो। इसको लोग धीरे धीरे डिटेल में देखेंगे, चिंता मत करो। अब ये हो गया मोड, ठीक है। इस मोड के हिसाब से आप जो है फोटोग्राफी करने वाले हो। सबसे पहले आज हम सिर्फ मैनुअल मोड को समझने वाले हैं। जो मैनुअल मोड है, जहाँ पे पूरा का पूरा सेटिंग आप ही करने वाले हो, आपको कोई भी दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक कुछ हेल्प नहीं होने वाला है, सिर्फ मैनुअली आपको जो है फोटोग्राफी करनी है। आज इस सेशन में उसको हम लोग सारे कैमराज में देखेंगे, चाहे सोनी हो, निकॉन हो, कैनन हो, फूजी फिल्म हो, सब में यही होता है। तो देखते हैं कि कैसे आप कैप्चर करने वाले हो। देखिए, फोटोग्राफी में ना 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ। इस 3 चीज़ों से बनेगा आपका एक्सपोजर। फोटोग्राफी के जो कैमरा सेटिंग्स है उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला आता है कलर्स और दूसरा आता है एक्सपोजर। ये दोनों चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी फोटो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज दिखेगा, बहुत ज़्यादा उसमें ब्राइटनेस होगी, तो आपको वो फोटो में दिखेगा ही नहीं कि क्या था। अगर फोटो पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा, एकदम काला काला दिखेगा, तो भी आपको पता नहीं चलेगा ये क्या था। ऐसा तो होना चाहिए ना कि जो आप फोटो खींच रहे हो वो सही से दिखे इंसान को कि आपने क्या कैप्चर किया है। तो उसको हम लोग एक्सपोजर बोलते हैं। कोई भी चीज़, आज मैं अगर एक रूम में जाऊं, ठीक है, एक रूम में मैं बैठी हूँ और वो रूम की लाइट आपने बंद कर दी, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वो वहाँ पे आपने बहुत अच्छा सा डेकोरेशन किया है, मतलब एकदम पार्टी की है, पर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो रूम में पूरा अंधेरा है, कुछ भी मतलब है इसका। और साथ ही साथ अगर मैं ऐसा करूं कि इतनी सारी लाइट आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है, यहाँ से धूप है, वहाँ से धूप है, मुझे फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है, मेरी तो आंखें जल गई, फिर भी मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा कब आता है, जब सारे कलर्स, सारी चीज़ें, जितना भी रखा है वो सही से मेरी आंखों को दिखे, तब जाके उसका जो एक्सपोजर है वो राइट रहेगा, है ना। जो आपका फोटो है वो सही से दिखेगा। साथ ही साथ जो वाइट बैलेंस है, जो या कलर्स की बात कर ले, जो कलर्स होंगे वो कैसे होंगे, एकदम सही कलर्स होने चाहिए। अभी जो ब्लू दिख रहा है वो डार्क ब्लू या लाइट ब्लू दिखना नहीं चाहिए। अभी जो लाल है वो एकदम लाल, एकदम भड़का लाल नहीं दिखना चाहिए। एकदम कलर्स एकदम सही से दिखने चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सामने वाले ना कपड़े के कलर ही चेंज हो गए हैं,
आपको ऐसा कुछ करना है क्या, आपको जो है जो कलर्स है वो तो सही से दिखने चाहिए ना। पोस्ट प्रोसेसिंग में मतलब एडिटिंग में आप कुछ नया करो वो बात अलग है, पर अभी के लिए आपको सही से सबसे पहले जो कलर्स है या सो एक्सपोजर है, जो जो ब्राइटनेस है, वो सारा तो आपके कैमरा में सेट कर लो। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्या होता था ना पहले मैं जितने भी फोटोग्राफर को मिलती थी वो क्या करते थे, अरे बहुत कम टाइम है, फोटोग्राफर चाहिए, अरे तेरे को सही से तू फोटो तो खींच लेगा ना, तो वो बोलता है हाँ मैं खींच लूंगा। एक देख तू दो चीज़ का ध्यान रख लेना, कलर सही से आने चाहिए और जो फोटो है ना वो बहुत ब्राइट या डार्क नहीं दिखना चाहिए, एकदम प्रॉपरली दिखना चाहिए। वो आता है कि हाँ उतना आता है, मतलब तेरे को कैमरा को सेटिंग करना आता है ना, चल 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 तू चल। इतना इजीली उसको काम भी मिल जाता था, क्योंकि इसको यही था कि अगर तूने फोटो जला दिया या फोटो एकदम काला खींच लिया तो उस फोटो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या फिर उस कलर के उस फोटो के जो कलर थे वही तूने बदल के दे दिए, तो उसका मैं क्या करूं। एक बार तूने फोटो एकदम वाइड में या टेली में खींच लिया, उसका तो चल मैं अभी भी कुछ ना कुछ कर लूं, पर ये तो कुछ मतलब का ही नहीं है। सबसे मेन चीजें है जो कैमरा सेटिंग्स है उसमें है एक्सपोजर और है वाइट बैलेंस, मतलब कलर्स। ऑफ कोर्स अगर आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर्स हो, आपने ऑलरेडी एपर्चर, शटर, ISO, वाइट बैलेंस ये सारे वीडियोस आई होप आपने देखे हुए रहेंगे, पर फिर भी इस वीडियो में उस चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तक जो आप देख रहे थे वो क्या था, वो एक थियोरेटिकल वीडियो था, एक थियरी था। जो हमारा सेशन है, जो हमारा कोर्स है, उसमें उसी थियरी को और भी डेप्थ में लेके जाएंगे और फिर उसी प्रैक्टिकल सेशन को और भी प्रैक्टिकली देखने में जाएगा। और साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिकल सेशंस आपके होंगे, जो आप फोटो खींच के लेके आओगे, वो मैं व्यू कर करके आपको बता सकती हूँ कि यार यहाँ पे आप ये गलती कर रहे हो, वहाँ पे आप ये गलती कर रहे हो। यूजुअली क्या होता है कि जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं वहाँ पे हम पूरे के पूरा जो कोर्स होते हैं वो ऑनलाइन चढ़ा देते हैं, फिर आप देखो और आप कोर्स देखो, मेरा तो काम हो गया, मुझे पैसे मिल गए, मैं जा रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसान ना बोर हो जाता है। सच बोल रही हूँ, मैंने खुद ने जो कोर्सेज हम लोग खरीदते हैं, मतलब मेरे को कोई शौक हो गया, कुछ चीज़ें सीखनी है, मैं कोर्सेज खरीदती हूँ, फिर क्या होता है हम काफ़ी बार तो कोर्स देखते भी नहीं आता, और काफ़ी बार क्या होता है हम देख के ना कुछ समझते नहीं है। होता ही है क्योंकि उसने जैसा बोला वैसा बोला, पर तुमको समझ में आया उसने क्या बोला, ऐसा भी तो होता है ना। पर इसीलिए हम लोग जो ना लाइव सेशन प्रेफर करते हैं या प्रैक्टिकल सेशन प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ पे जाके देख लेंगे कि ये मैडम कैसे कर रहे हैं और आप दिखाओ कि हम कैसे कर रहे हैं। बहुत ही आसान होता है, हम वहाँ पे जाके देख लेंगे। अभी का जो सिचुएशन है और अभी की जिस हिसाब से महंगाई है, वहाँ पे आपका यहाँ आना, रहना, खाना, ये सारी चीज़ें जो है महंगी हो जाएगी। साथ ही साथ कोविड के टाइम में सब कुछ बंद भी बहुत है, इसीलिए जो है ऑनलाइन इतना ऊपर आ गया है। और ये जो हम लोग ने डिज़ाइन किया वो बहुत ही पर्टिकुलर है कि आपको 1 मिनट के लिए भी ऐसा ना लग जाए कि आप क्लास में नहीं हो। ये प्रॉपर क्लासरूम ही होगा, ये सेटअप पूरा क्लासरूम ही होगा, जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स होंगे, आपको होमवर्क होंगे और आपकी एक एक चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा। आपको कॉल्स में अटेंड करना पड़ेगा या तो फिर आपको जूम पे लाइव आते आते आपके सारे क्वेश्चंस वहाँ पे क्लियर होंगे। बस हम लोग वर्चुअल हो गया और क्लासरूम नहीं होगा। एग्जैक्टली वैसे प्लान किया गया है। और इसीलिए ये जो सेशन है यहाँ पे हम प्रैक्टिकली अभी आपको दिखाना शुरू करेंगे कि आप कैसे जो ये कैमरा सेटिंग्स है, मतलब एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस और बस यही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और लाइटिंग, ऑफकोर्स लाइटिंग का कुछ नॉलेज होगा, ये सारी लाइटिंग के सेशन के साथ आप जो है उस फोटो को कैप्चर कैसे करोगे, कैसे आप एक राइट कलर्स और राइट एक्सपोजर सेट करोगे कोई भी कैमरा में, वो देखेंगे। तो चलो चलते हैं। अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास एक फ्लावर पॉट है जिसमें कुछ कलर्स है, राइट। एंड ये आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट है। साथ ही साथ हम लोग ने कैनन का 5D Mark IV यूज़ किया है, जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ। एंड इसके में है एक 50 mm का 1.8 मतलब f1.8 का लेंस है। ये f1.8 क्या है, एपर्चर क्या है, शटर क्या है, वो सब कोर्स में ऑफकोर्स डिटेल में दिया गया है, पर फिर भी मैंने इसके जो थियोरेटिकल वीडियोस है वो भी चैनल पे, मतलब यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए गए हैं, तो प्लीज़ उसको एक बार देख भी सकते हो, उसमें भी से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं, एज आई मेंशन टू यू अर्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑटो मोड पे नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट जा रहे हैं मैनुअल मोड पे। तो हम लोग यहाँ पे मैनुअल मोड ऑन रखा है, कैमरा ऑन किया है। अभी जो हमारा ISO है वो हम लोग 100 रख रहे हैं। हम लोग ISO 100 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये सबसे मिनिमम ISO है।
और शटर स्पीड जो है जिससे हम कोई भी चीज़ को फ्रीज कर सकते हैं, इसको हम लोग 1/200 रख रहे हैं। अभी ज़रूरी नहीं है 1/200 ही रखो, पर मैंने एज एन अजम्पशन इसको 1/200 रखा है, जिसमें कोई भी चीज़ अच्छे से हाथ का जो शेक आता है वो भी फ्रीज हो जाता है, और अगर सब्जेक्ट थोड़ा सा मूविंग है वो भी फ्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो वहीं स्टिल खड़ा है, राइट? तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ISO है उसको मिनिमम रखा है, क्योंकि मेरे पास अभी एक वीडियो लाइट जो रहती है, गोडोक्स की जो वीडियो लाइट है वो हम लोग ने ऑन करके रखी है, तो उसकी वजह से इतना सारा मेरे को ब्राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम ये देखते हैं कि हम 1.8 f1.8 पे अगर इस चीज़ को कैप्चर करें तो कैसा आ रहा है। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि पूरा का पूरा फोटो जो है थोड़ा सा अंडर एक्सपोज आ रहा है। अभी आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो फिर आप जो है अपना एपर्चर और भी नीचे करो। अभी हम लोग f1.8 पे है, जहाँ पे जो एपर्चर है वो सबसे वाइड है। वाइड होने की वजह से वो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट पे है, मतलब जितना हो सके उतना इस जो ऑब्जेक्ट है उसको ब्राइट करने की हमने ट्राई की है, इससे ब्राइट और नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग ने जो है f1.8 रखा था। जो ISO है वो हम लोग ने 100 रखा था। ठीक है, अगर हम ISO 100 को 200 कर दे तो ये जो फोटो अभी जितना डार्क दिख रहा है उससे डबल ब्राइट दिखेगा। मतलब अभी जितना डार्क है उससे थोड़ा सा ब्राइट, मतलब अभी जितना है उससे थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग वो ट्राई करके देखते हैं। मतलब एपर्चर f1.8 ही है और जो ISO है उसको ही मैंने चेंज किया है ISO 200 के ऊपर। अभी आप देख सकते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना चीजें जल गई है, मतलब जो फूल है वो जल गया है, जो काफी सारी जो डिटेल्स है वो जली जली दिख रही है। तो अभी हमको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, तो देखिए अभी जो ISO है अभी हम लोग उसको 200 से 150 तो नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैमराज में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए जो शटर स्पीड है उसको हम लोग को शिफ्ट करना है। अभी हमारा जो शटर स्पीड है वो 1/200 के हिसाब से है, और अभी हमको अगर उसको शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो एक्सपोजर है वो हम लोग सही से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर मुझे आपको एकदम ये आसान भाषा में समझाना हो तो जो एपर्चर होता है और जो शटर स्पीड होता है एंड ISO, ये तीनों चीज़ें आपकी एक्सपोजर को कंट्रोल करती है, मतलब ये ब्राइटनेस या डार्कनेस को कंट्रोल करती है। अगर जो एपर्चर होता है, आपने अगर एपर्चर सपोज f1.8 था, अभी 1.8 ये जो न्यूमेरिकल्स है 1.8 को अगर आपने 2 पे ले लिया तो वो थोड़ा सा डार्क दिखेगा। अगर 2 को आपने 5.6 पे ले लिया वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। 5.6 को आपने 8 पे ले लिया और भी डार्क हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी न्यूमेरिकल्स बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो ब्राइट पार्ट था वो अब डार्क होने लगेगा, ब्राइट फोटो डार्क लगेगा। इसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। ये एग्जैक्टली इसका जो साइंस है वो मैंने वीडियो में दिखाया है, और साथ ही साथ उसका एक जो है कैसे प्रैक्टिकली करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। जो शटर स्पीड है उसका क्या होता है कि अगर आप जो शटर स्पीड है अगर 1 सेकेंड तक आपके लाइट जो भी लाइट है 1 सेकेंड तक आपके कैमरा में एंटर होने दो तो उतना ब्राइट फोटो होगा। ऑफ कोर्स आपके कैमरा में बहुत सारी लाइट एंटर हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो जो फोटो है वो ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। अभी उसी 1 सेकेंड को अभी हम लोग आधा कर दे, मतलब 1/2 कर दे, तो आधी लाइट एंटर होगी। अभी 1 सेकेंड तक लाइट अंदर आ रही थी ना, उसके बदले आधी लाइट अंदर होगी। 1/4 कर दोगे तो 1 सेकेंड का चौथाई पार्ट उतना ही लाइट कम एंटर होगा। अभी 1/4 करोगे उसके बाद 8 करोगे तो 1 सेकेंड का जो 8वां भाग है, मतलब इतना कम टाइम के लिए लाइट कैमरा में अंदर एंटर होगी जिसकी वजह से वो और भी डार्क हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 1 सेकेंड में फोटो ब्राइट दिख रहा है तो 1/2 पे वो आधा ब्राइट दिखेगा। अगर 1/2 पे ब्राइट दिख रहा है तो 1/4 पे उससे भी ज़्यादा कम ब्राइट दिखेगा। वो धीरे 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 डार्क होता जाएगा क्योंकि कम टाइम के लिए आपके कैमरा के अंदर लाइट एंटर हो रही है। ज़्यादा टाइम के लिए अगर कैमरा के अंदर लाइट एंटर होगी तो ऑटोमेटिकली फोटो ब्राइट होगा, और अगर कम टाइम के लिए लाइट एंटर हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो फोटो डार्क हो जाएगा। अगर
आप एपर्चर और शटर स्पीड से आपका फोटो का एक्सपोजर मतलब जो ब्राइटनेस और डार्कनेस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप जंप मारोगे आईएसओ के ऊपर। जब हम बात करें आईएसओ के लिए तो आईएसओ में अगर हम 100 पे शूट करें तो आपका फोटो जैसा है नॉर्मली उसका जो लीस्ट आईएसओ है वो हम लोग ने सिलेक्ट किया, पर जैसे जैसे आप आईएसओ 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800 पे जाओगे मतलब आपका आईएसओ बढ़ाओगे तो फोटो ब्राइट होता जाएगा। अभी क्या हो रहा है ना कि आपको ये ज़्यादा आसान लगेगा कि मैं आईएसओ बढ़ा दूं, पर उसके साथ जो है उसमें नॉइज़ बढ़ेगा, मतलब एकदम ही डॉटी डॉटी अपीयरेंस आएगा जो किसी को भी देखने में अच्छा नहीं लगता है, उसकी शार्पनेस भी बहुत ही कम हो जाती है। इसके लिए आज हम ये तीनों चीज़ें जो मैंने अभी बड़बड़ाया है ना वो तीनों चीज़ें को हम लोग एक्चुअली देखेंगे ये कैसे इफेक्ट करता है। इसके लिए हम लोग जो शटर स्पीड और आईएसओ है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, पर ज़्यादातर जो है पहले एपर्चर देखेंगे, फिर शटर देखेंगे और फिर आईएसओ देखेंगे। अभी इसको पता कैसे चलेगा कि ये फोटो डार्क है या फोटो ब्राइट है? इसका मेन बात ये है कि आप जो फोटो देख रहे हो या तो अपनी आंखों से ट्रायल एंड एरर से मतलब खुद से दिमाग लगा के अनुमान लगा लिया कि ये डार्क है और ये ब्राइट है। कभी कभी ऐसा होता है कोई सिचुएशन एकदम ही डार्क रहेगी और आपको ना फोटो सही लगेगा, पर जैसे ही आप घर जाओगे आपको पता चलेगा कि यार ये फोटो तो बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, मतलब इससे भी ज़्यादा ब्राइट में खींच सकती थी पर मैंने खींचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो आंखें होती है वो सही ढंग से उसका अनुमान नहीं लगा पाती है। तो आपके कैमरा के अंदर एक अमेजिंग फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर रीडिंग। अगर आप आपका कैमरा देखोगे, कोई भी कैमरा ले लो, निकॉन ले लो या सोनी ले लो, फूजी फिल्म ले लो या कैनन, सारे कैमराज में ये सेम कैमरा सेटिंग्स है, कोई कैमरा में कुछ नया फीचर इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो लेट्स गेट इन हियर। तो देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो शटर स्पीड है उसको मैं 1/200 रख रही हूँ, एकदम ही बेसिक सा शटर स्पीड अभी सिलेक्ट कर रही हूँ। अनुमान के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये शटर स्पीड पे जो है वो टाइम अच्छे से फ्रीज कर पाएगा और मेरा जो हैंडशेक है ना वो नहीं आएगा। अगर मैं 1 सेकेंड वाला शटर स्पीड लूँ तो क्या होगा, 1 सेकेंड तक मेरा हाथ भी तो हिलेगा। इसके लिए मैंने 1/200 रखा है सपोजिंगली, इसको मैं चेंज बाद में करूँगी। साथ ही साथ जो आईएसओ है जिससे नॉइज आगे चढ़ के बढ़ने वाला है, इसके लिए मैं कम से कम आईएसओ रख रही हूँ जो है आईएसओ 100। अगर मैं 200 रखूंगी तो 100 से डबल नॉइज आएगा, इसके लिए मैं सिर्फ आईएसओ 100 रख रही हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं अभी के लिए सेट कर रही हूँ और अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो एपर्चर है उसको ही कंट्रोल करना मांगते हैं। अभी हम लोग f1.8 रख रहे हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। अभी आप अगर देखोगे तो फोटो काफी हद तक सही दिख रहा है, पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी जिसके उसकी डिटेल्स है वो थोड़ी सी ब्राइट आ रही है एक साइड, जिसके लिए हम जो है एपर्चर 2.2 करेंगे। अभी ऐसा लगता है जैसे एकदम ही सही डिटेल्स आ रही है, सारे जो कलर्स है, जो लाइटिंग का वेरिएशन है वो भी एग्जैक्टली सही दिख रहा है। अभी इसके बाद 2.2 के बाद हम 2.8 पे जाएंगे और फोटो खींचेंगे। अब आप देख सकते हो कि फोटो ब्राइट के बदले एकदम डार्क दिख रहा है। आप देख रहे हो पहले 1.8 पे क्या हो रहा था, अभी 2.8 पे क्या हो रहा है। अभी इसके ही साथ अगर हम 2.8 का 4 कर दें और भी डार्क हो गया, फोटो एकदम डार्क दिख रहा है, राइट। अब ये 4 को 5.6 कर दे, एकदम डार्क हो गया, अब तो कुछ शायद कुछ दिख ही नहीं रहा है, राइट। अब ये 5.6 को 8 कर दे तो एकदम ही डार्क हो गया, मतलब वो एकदम डार्क होते जा रहा है। जैसे जैसे अब आप एपर्चर बढ़ाओगे डार्कनेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एपर्चर आपके लेंस के अंदर होता है और जितनी लाइट अभी एंटर हो रही है उसका जो एपर्चर का होल है वो बहुत ही अभी नैरो हो गया है। 1.8 पे क्या था, एपर्चर का होल एकदम ही बड़ा था तो बहुत सारी लाइट एंटर हो रही थी। अभी क्या हो रहा है, धीरे 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 आपने वो एपर्चर का जो होल है वो छोटा कर दिया, जिसकी वजह से कम लाइट एंटर हो रही है। यही कारण है कि पहले वो ब्राइट दिख रहा
था अब वो डार्क दिख रहा है। सिंपल लॉजिक है। अभी देखिए, ये बात मैंने एपर्चर की कर दी। अब हम लोग बात करेंगे शटर स्पीड की, कि अभी हम लोग वापस जो एपर्चर है वो f2.2 रख रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बेस्ट एपर्चर लगा था, राइट। हमको लगा था कि हमारी फोटो सबसे बेस्ट उसी में आई थी। तो अभी मैं वापस जो है 2.2 पे जा रही हूँ, और जो शटर स्पीड है वो मैंने 1/200 रखी थी, जिसके बदले हम 1 सेकेंड पर जाएंगे और अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। क्या हुआ, पूरा का पूरा फोटो ब्राइट हो गया, एकदम ही ब्राइट। और आवाज सुना कितनी देर के बाद आ रहा है, और मेरा हाथ हिल गया, थोड़ा सा शेकी शेकी फील आ रहा है कि नहीं। मतलब जो शटर था वो ऊपर आया, बहुत टाइम, मतलब 1 सेकेंड भी कैमरा के लिए बहुत है। 1 सेकेंड में आप सांस भी लेते हो ऐसे, और जिसकी वजह से आपका हाथ हिलता है, आपका जो शटर है वो ऊपर गया, 1 सेकेंड के लिए आपका हाथ भी हिला, और आपने इतने टाइम के लिए कैमरा के अंदर लाइट एंटर होने दिया। वो शटर जैसे नीचे गया और आपका फोटो कैप्चर हुआ, जिसकी वजह से फोटो बहुत ही ब्राइट लग रहा है और वो शेकी लग रहा है। ये सिचुएशन में ये एपर्चर गलत है, राइट। आप ये एपर्चर में क्या ही कैप्चर कर रहे हो, पूरा का पूरा ब्राइट फोटो आ गया। तो अभी आप क्या करोगे, अभी 1 सेकेंड को हम चुनते हैं 0.5 लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड का आधा हो गया, मतलब 0.30 हो गया। अभी आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ग्रीनी ग्रीनी दिख रहा है, पर बहुत ही ब्राइट है, जल गया है फोटो। एंड आपका जो शटर का आवाज था ना वो भी थोड़ा सा कम आया, मतलब जल्दी से वो आ गया। अगर आप देखोगे, सुनोगे ना, पहले 1 सेकेंड में क्या था, थोड़ा सा धीरे, मतलब धीरे से एकदम चिपक के आ रहा था आवाज, अब थोड़ा सा कम चिपका, ऐसा लगा। सुनाती हूँ, 1 मिनट रुको। पहले 1 सेकेंड में क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है ना डिफरेंस। मतलब जो 1 सेकेंड था उसका आधा हो गया, तो कितना मतलब फटाक, मतलब कम कम आवाज आ रहा है। अभी हम ये 0.5 का करते हैं 1.4, मतलब 1/4। पहले क्या था 1 सेकेंड, उसका हम लोगों ने कर दिया 1/2, मतलब 0.5। और इसका हम लोग ने और भी आधा कर दिया 1/4, मतलब 1 सेकेंड का चौथाई भाग। आवाज कम आया, मतलब जो चिपका हुआ आवाज था वो कम आया। ग्रीन में अभी थोड़ा सा पिंक भी दिख रहा है ना। अभी इसके साथ ही हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। 1/4 का हम लोग ने किया है 1/8, तो अभी हम 1/8 पे फोकस करते हैं। कम चिपका, ग्रीन अभी भी ग्रीन दिख रहा है, पिंक्स भी ज्यादा दिख रहे हैं, फोटो अभी थोड़ा सा कम ब्राइट दिख रहा है, अभी ब्राउन जो शेड है वो भी दिख रहा है। अब देख रहे हो क्या फर्क गिर रहा है। अभी ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। 1/8 का मैंने कर दिया 1/16 में। देखो 1/16 इसमें नहीं होता है, जिसके लिए मैंने किया है 1/15। काफी लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि 1/8 दिया है तो 1/16 क्यों नहीं दिया है, क्योंकि जो एपर्चर होता है उसके रेसिप्रोकेट में शटर स्पीड बनाया हुआ रहता है, जिसके लिए अब वो 1/15 दिखाएगा और 1/16 नहीं दिखाता है। ठीक है, ये एक टेक्निकल रीजन है। वाओ, अभी आप देख सकते हो कि ग्रीन्स भी दिख रहे हैं, थोड़ा सा ब्राउन भी दिख रहा है, और अब थोड़ा सा ना डिटेल्स दिख रही है। ब्राइट तो ये अभी भी है, जला हुआ तो ये अभी भी है, ठीक है, पर फिर भी ये डिटेल्स दिख रही है। अभी ये 1/15 का हम और डबल कर देंगे 1/30, मतलब 1 सेकेंड का अगर 30 भाग करो, और जो 30वां भाग है ना, उतना जल्दी अब ये शटर ऊपर नीचे होगा। फास्ट, was it fast? It was fast, but still अभी भी ये फोटो ब्राइट है कि नहीं? ब्राइट तो है, साथ ही साथ जो डिटेल्स देखोगे वो है, अभी भी डिटेल्स आ रही है, दिख रहा है, पर ब्राइट है, काफी हद तक ब्राइट है। ठीक है, अभी हम क्या करोगे 1/30 का 1/60 करेंगे। फास्ट था, ब्राइट था कि नहीं था? एकदम ब्राइट था। एंड
एकदम क्विक था पर फिर भी थोड़ा सा डिटेल कम दिख रहा है। अभी हम करेंगे वैसे ही, आगे बढ़ेंगे 1/125 पे, मतलब 1/60 का अभी 1/125 हुआ है और 1/20 नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस। ओके, विद द एपर्चर। आवाज तो फास्ट हुआ है, डिटेल्स भी बहुत अच्छी मिली है और साथ ही साथ जो है कलर्स एकदम सही मिले हैं, यही चाहिए था। अभी क्या हो रहा है, और भी आगे जाएंगे 1/200 पे, डबल कर दिया है ऑलमोस्ट। अभी भी और भी डार्क हो गया, पहले से ज्यादा डार्क दिख रहा है। अभी हम लोग 400 पे जाएंगे, 1/400 के ऊपर डार्क हो गया है ना, एकदम डार्क लग रहा है। और जो स्पीड का आवाज कहता है, स्पीड एकदम फास्ट हो गया कि नहीं, पहले से तो कितना फास्ट हो गया है स्पीड। 1/400 का अभी हम लोग करेंगे 1/800, मतलब 1 सेकेंड का 800वां भाग का फास्ट, इतना फास्ट शटर, एकदम फास्ट था। साथ ही साथ जो आवाज था वो भी एकदम क्विक था और फोटो एकदम ही डार्क हो गया है। अब 800 का क्या किया, अभी हम लोग 1/1600 कर रहे हैं, मतलब 1600वां भाग, 1600 1/1600, एकदम क्विक, पहले से भी ज्यादा और पहले से भी ज्यादा डार्क। ऐसे ही आपका जो शटर स्पीड है वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते आपकी जो लाइट है वो कम टाइम के लिए कैमरा के अंदर एंटर हो रही है तो फटाक से ऊपर नीचे होगा और आपका फोटो कैप्चर होने का, है ना। ये हो गया शटर। तो देखो अभी हम लोग बात करेंगे आईएसओ के बारे में, क्योंकि हम लोग ने शटर की बात कर ली। आईएसओ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके पहले जो उसके अप्रोप्रिएट, मतलब शटर के अप्रोप्रिएट और एपर्चर के अप्रोप्रिएट जो सेटिंग्स थे वो तो पहले कर ले। हम एपर्चर में ना f2.2 पे खुश थे और जो शटर स्पीड था उस पे 1/125 पे एकदम खुश थे, क्योंकि हमको लग रहा था कि जो शटर है वो भी सही, मतलब ब्राइट नहीं लग रहा था, और f2.2 पे ना एकदम ही सही फोटो आ रहा था, राइट। अभी हम लोग ISO 100 रखते हैं, जो सबसे कम से कम ISO है जो अभी तक चल रहा था। अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। फोटो थोड़ा सा डार्क लग रहा है, स्लाइटली डार्क लग रहा है, पर फिर भी डिटेल्स काफी अच्छी है। अभी यही 100 को हम 200 की तरफ लेके जाते हैं। इसके बीच में भी काफी आपको आएंगे, 125 भी आएगा, 160 भी आएगा, ये भी आएगा। पर जो बेसिक कैमराज होते हैं, जैसे कि जो 50,000 वाला जो कैमरा होता है, 30,000 वाला जो कैमरा होता है, उसमें इतना सारा नहीं दिया गया रहता है। वो 100 से सीधे डायरेक्ट 200 पे, 200 से सीधा 400 पे आएगा, ठीक है। तो यही सारे फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं। अभी हम 200 पे कर रहे हैं, सही फोटो आ रहा, एकदम ही सही फोटो लग रहा है कि नहीं 200 पे, है ना। अभी 200 का 400 पे करेंगे, $400 में जल गया फोटो, है ना। 400 का 800 पे करते हैं, और भी फोटो जल गया, एकदम ही जल रहा है फोटो। वैसे ही 800 का 1600 पे खींचेंगे, और भी जल गया। 1600 को अभी हम लोग 3200 पे खींचेंगे, और भी जल गया। और 6400 जो लास्ट दिया गया रहता है कैमरा में यूजुअली, और भी जल गया, है ना। जल रहा है फोटो अभी। तो ISO 200 सबसे बेस्ट था, तो मैं अभी ISO 200 रख देती हूँ। तो ये सबसे बेस्ट कैमरा सेटिंग है। अगर इसमें मैं अभी फोटो खींचूं तो एपर्चर, शटर, ISO तीनों हो गए अच्छे से सेट। अभी मेरे को एक बात बताओ, क्या आप इतना सारा हर फोटो के पीछे मेहनत करने वाले हो? हर फोटो में ब्राइटनेस और डार्कनेस ये सब करने के लिए हर फोटो में एपर्चर ऐसे डिसाइड किया, शटर ऐसे डिसाइड किया, ISO ऐसे डिसाइड किया, ऐसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लाइट का डायरेक्शन शिफ्ट कर दूं, अभी मैं लाइट का डायरेक्शन शिफ्ट कर रही हूँ, लाइट कम कर रही हूँ या शिफ्ट कर रही हूँ, देखिए अभी लाइट कम हो गया है, कम हो गया है ना, लाइट काफी कम हो गया है, मेरे पे भी कम ही लाइट दिख रहा है। अभी देखते हैं, अरे फोटो भी डार्क दिख रहा है, ऐसे कैसे?
अभी तो हम लोग ने देखा था ना कि एक लाइट जब ऑन था तो फोटो सही दिख रहा था, लाइट बंद किया तो अभी फोटो भी डायरेक्ट दिख रहा है। लाइटिंग सिचुएशन ना यहाँ से यहाँ पर भी जाओगे तो भी चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रहोगे तो भी लाइट सिचुएशन अलग रहेगा, यहाँ पे रहोगे तो भी लाइट सिचुएशन अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट है, ये हाईलाइट्स है, ये शैडो एरिया है। तो हर सिचुएशन के लिए आईएसओ ऐसे रखूंगा, शटर ऐसे रखूंगी, एपर्चर ऐसे करूंगा, तो करते करते ना तो तुम काम ही नहीं कर पाओगे, थक जाओगे और पक भी जाओगे। तो इसके लिए और एक बात है, जब आप ये तीनों चीजें खुद से सब कुछ सेट कर रहे हो, क्या गारंटी है कि आपने जो कैमरा में देखा वही एग्जैक्टली स्क्रीन में दिखता है? काफी बार ऐसा होगा जो आपने कैमरा में कैप्चर किया वो स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा है, वैसा वो ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, ज्यादा डार्क दिख रहा है। इसके लिए आपके कैमरा के अंदर एक ऑप्शन है। सबसे पहले मैं लाइट ऑन कर दूं, एक सेकेंड। सबसे पहले आपके जो कैमरा है उसके अंदर एक ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन में ये है कि आपके यहाँ पे ना एक मीटर दिया गया है। मीटर, ये मीटर क्या काम करता है? इसको हम लोग बोलते हैं मीटर रीडिंग कहते हैं। जैसे कि कैमरा आपको खुद बोलता है कि भाई देख तेरा फोटो ब्राइट आ रहा है, देख तेरा फोटो डार्क आ रहा है, तू ना सही फोटो खींच रहा है। सोचो, कैमरा का जो इंटेलिजेंस है, और ये सारे कैमरा में होता है, ठीक है, कोई भी कैमरा में, फोन के कैमरा नहीं, मैं डीएसएलआर की ही बात कर रही हूँ। सारे कैमरा में वो सामने से कह रहा है कि यार देख तेरा फोटो बहुत ही ब्राइट है या फोटो तो बहुत ही डार्क है। अब ये उसका आप अनुमान कैसे लगाओगे? देखो यहाँ पे जो फोटो है, अभी अगर मैं इसको, मेरे ख्याल से कैमरा को मैं आगे ले लेती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा मीटर है। मीटर, ये मीटर दिख रहा है, इसको हम लोग मीटर बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो ये मीटर के नीचे हल्की सी डंडी है, वो डंडी यहाँ से वहाँ हो रही है। देखो देखो देखो, यहाँ पे जैसे ही मैं शटर का बटन आधा दबा रही हूँ ना, ये यहाँ से वहाँ ये डंडी हो रही है। देखो, ये जो डंडी है ना वो आपको ये बता रहा है कि या तो आपका फोटो बहुत ही ब्राइट है या तो बहुत ही डार्क है। मतलब देखो, समझो, मैं यही फूल का फोटो अगर ले रही हूँ, यही फूल का अगर मैं फोटो ले रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे फोटो रखूँ, यहाँ पे अगर मैं शटर बटन दबाऊँ तो देखो ये एकदम ही एग्जैक्ट पॉइंट पे दे रहा है। मतलब देखो, एक सेकेंड ना, देखो मैं जैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर रही हूँ, अभी ये ब्राइट दिखा रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस थ्री है यहाँ पे, 1 2 +3, मतलब ये फोटो ओवर एक्सपोज होगा और यहाँ पे फोटो अंडर एक्सपोज होगा। ये -1 -2 -3, मतलब ये अंडर जा रहा है और यहाँ पे ओवर जा रहा है। अगर डंडी यहाँ पे रहेगी तो वो अंडर जा रहा है। देखो देखो देखो, आगे पीछे हो रहा है, मतलब ये उतना अंडर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये ब्राइट हो रहा है। देखो ये ब्राइट हो रहा है, प्लस में चला गया, देखो प्लस में जा रहा है, देखो डंडी ऊपर जा रही है। हमको क्या चाहिए कि वो एग्जैक्ट पॉइंट पे दिखे, मतलब पॉइंट पे एग्जैक्ट, जब हम लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हो तो पॉइंट पे, ये पॉइंट पे तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ डांस किया जा रहा है। देखो, मतलब ये दिखा रहा है कि भाई देख तेरा फोटो प्लस है, मतलब ये तेरा इतना ब्राइट जाएगा या फिर इतना डार्क जाएगा। इतना डार्क मतलब वो 4 के ऊपर चला गया वो डंडी। देखो हंट भी कर रहा है फोकस, ठीक है, डंडी आगे पीछे हो रही है। इसका मतलब है आपकी डंडी जो है ना वो एग्जैक्टली सेंटर में होनी चाहिए। वो सेंटर में कैसे करोगे वो देखो। अगर मैं यही सिचुएशन का बात करूं तो डंडी कहाँ पे है? अभी यहाँ पे, अभी यहीं पे रुक रही हूँ, ठीक है। अभी जो है मैं एपर्चर है वो बढ़ा रही है, देखो देखो डंडी भी हिल रही है। वही सिचुएशन है, मैंने कुछ नहीं किया। देखो देखो, चलो और एक सिचुएशन देखो, यहाँ पे है, अभी मैं डंडी यहाँ से मालूँ ना, मैं एपर्चर चेंज करूँ ना, ये डंडी का भी चेंज हो रहा है। देखो मैं सिचुएशन हिला दूँ, वापस डंडी चेंज हो जाती है। ये डंडी सेंटर में आ गई, साइड में आ गई, ऐसे आ गई। ये डंडी के हिसाब से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये फोटो ब्राइट जा रहा है या डार्क। अगर मैं यहीं से अगर एपर्चर सेट करूं और कैप्चर करूं, वो एकदम ही राइट एक्सपोजर होगा। देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं अभी डंडी सेंटर में कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे शटर स्पीड भी ऊपर नीचे करनी पड़ रही है। अभी मैंने शटर स्पीड कर दी है 1/50। एकदम ही प्रॉपर ब्राइट फोटो आ रहा है। शायद स्क्रीन में ब्राइट दिखे, पर कैमरा ने ऐसा बोल दिया है कि देखो भाई तुम्हारा ये फोटो एकदम ही एग्जैक्ट सामने था, क्योंकि तुमने जो है वो डंडी सेंटर में लेके फोटो खींचा था।
तो आप देख सकते हो कि डंडी के चेंज होने की वजह से आपको कितनी दिक्कत आ रही है। हर फोटो के लिए आप इतना सारा चेंजेस करोगे, पॉसिबल नहीं है। आपके पास इतना सारा टाइम हो तो सही बात है, पर यूजुअली फोटोग्राफी में इतना सारा टाइम लोगों के पास नहीं होता है। पर फिर भी लोग अनुमान के हिसाब से मैनुअल मोड को सिलेक्ट करते करते ये फोटो खींचते रहते हैं। अभी इसमें कभी कभी ब्राइट भी चला जाता है फोटो, डार्क भी चला जाता है, और बोलते हैं ठीक है ना, बाद में एडिटिंग में देख लूंगा या देख लूंगी। मैनुअल मोड ना सबसे अच्छा ये इसमें खींचो, क्योंकि ना इसमें ना बहुत अच्छा है। क्यों है, उसने मेरे को बोला था इसके लिए अच्छा है। पर ना यही बात है, आप इतना सारा कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। और देखो ये डंडी जो है ना, वो जो इसको हम लोग मीटर बोलते हैं, ठीक है, इसको जो है हम लोग मीटर बोलते हैं। और ये जो मीटर है, मीटर रीडिंग जो है हमारा, वो एग्जैक्ट स्ट्रेट मतलब सामने तभी एग्जैक्ट वो टाइम पे तभी आएगा जब आप के वहां पे ना वाइट बैकग्राउंड कम है। अगर मैं वाइट बैकग्राउंड पे अभी फोटो खींचूं ना, तो भी वो मुझे ओवर दिखाएगा, मतलब वो डंडी ऊपर दिखाएगा और ऐसा लगेगा कि फोटो ब्राइट खींचा है, पर एक्चुअली वो ब्राइट नहीं था, वो फोटो खींचा बराबर था, मतलब आर बराबर रहा है, पर फिर भी वो प्लस में दिखाएगा, मतलब ब्राइट में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो डंडी का ना आप पूरा का पूरा उस पर निर्भर नहीं हो सकते हो, ठीक है। पर फिर भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफी हद तक अपना काम कर देता है और आपको बोलता है कि देखो यार, तुम ना या तो प्लस में जा रहे हो या तो माइनस में जा रहे हो, और उसके हिसाब से तुम्हें शटर, एपर्चर, आईएसओ सारी तीनों चीजें सेट करनी है। कितना मगजमारी का काम है। इसके लिए आपके कैमरा के अंदर एवी मोड, टीवी मोड, पी मोड दिया गया है, जो सेमी ऑटो मोड है। सेमी ऑटो मोड का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें आप अपने हिसाब से सेट करो और कुछ चीजें हम हमारे हिसाब से सेट करेंगे। मतलब जो कैमरा है वो भी अपना जो नीडल है ना, जो बारी बारी हिल रहा था, वो अभी सामने वो सेंटर में ही रखेगा। कुछ भी हो जाए, तुम्हारा सिचुएशन घड़ी घड़ी बदलेगा और तुम्हारा जो वो मीटर है वो घड़ी घड़ी बदलेगा ना, अब वैसा नहीं होगा। सिचुएशन चेंज होगी तो जो मीटर है फिर भी वो सेंटर में ही रहेगा, वो डंडी सेंटर में ही रहेगी, और अब तुम्हारा जो शटर है या एपर्चर है वो अपने आप डिसाइड होगा। मतलब अभी क्या हो रहा था, आपको तीनों चीजें सेट करनी है ना, ऐसा नहीं है। अभी आप दो चीजें अपने हिसाब से सेट करके रखो और बाकी की जो तीसरी चीज है वो अपने हिसाब से सेट होगी। मतलब कैमरा अपने हिसाब से सेट करेगा और वो डंडी को हमेशा सेंटर पर ही रखेगा। सबसे बेस्ट आइडिया है, मैं यूजुअली वही करती हूँ। अभी हम लोग ने एवी मोड पे रखा है, मतलब एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे। एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे इसमें क्या हो रहा है ना कि देखो अपने आप ही शटर चेंज हो रहा है, दिख रहा, और जो नीडल है वो हमेशा सेंटर में ही है, देखो। और शटर स्पीड अपने आप डिसाइड हो रहा है। एपर्चर और आईएसओ हमने डिसाइड करके रखा है यहाँ पे। अभी मैं कोई भी एंगल से फोटो खींचूं, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, या चाहे यहाँ से, कोई भी सिचुएशन हो, वो अपने आप ही राइट एक्सपोजर डिटेक्ट करके आपको अच्छा फोटो दे देगा, ठीक है। अब यही एवी मोड को हम लोग अगर टीवी मोड पे करें तो क्या हो रहा है, टीवी मोड देखिए, टीवी मोड मतलब टीवी मोड, एस मोड जो निकॉन में और सोनी में कहा जाता है। जो आपका आईएस जो शटर स्पीड है वो आपको डिसाइड करना है। मतलब देखो मैं शटर स्पीड चेंज कर रही हूँ, और जो एपर्चर है देखो ब्लिंक कर रहा है, मतलब इतनी हाई शटर स्पीड पे आपका फोटो ओवर एक्सपोज आएगा। तो आपको जो है शटर स्पीड ऐसे रखना। अभी भी वो ब्लिंक कर रहा है, देखो अभी वो अपने आप सेट हो रहा है, 60 के एपर्चर में ये सेट हो रहा है। आईएसओ आप डिसाइड कर सकते हो, आईएसओ अपने आप डिसाइड कर सकते हो। देखो आईएसओ हिला सकते हो, और जो शटर स्पीड है वो आपने सेट कर दी, अब अपने आप ही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, चाहे मैं फोटो यहाँ से खींचूं, चाहे मैं फोटो यहाँ से खींचूं या फिर यहाँ से खींचूं, तीनों का एक्सपोजर एकदम ही राइट है, सेट है, प्रॉपर है। तो ये होता है टाइम वैल्यू, मतलब शटर, एस, टीवी मोड। प्रोग्राम मोड मतलब जो पी मोड है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो है सब कुछ
कुछ अपने आप डिसाइड हो रहा है, सिर्फ ISO आपके कंट्रोल में है। ठीक है, सब कुछ अपने आप डिसाइड, सिर्फ ISO आपके कंट्रोल में है। सेम वही रिपीट होगा, सब में एक्सपोजर सेम आएगा। अभी मैं आपको एक सिंपल लॉजिक समझाती हूँ कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में आने से एक तो आपका एक्सपोजर, जो राइट एक्सपोजर है, उसका टाइम भी बच रहा है। ठीक है, आपका टाइम बच रहा है ना, ये सारी जो सेटिंग कर रहे हो उसमें। साथ ही साथ आपका जो है, जो भी आप फोटो खींच रहे हो उसमें आपको जो इफेक्ट डालनी है, जो इफेक्ट आपको कैप्चर करनी है, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए मैं समझाती हूँ। अगर एपर्चर होगा तो एपर्चर अगर आप 1.8 पे कैप्चर करोगे तो क्या हो रहा है, जो आपका जो एपर्चर है, अगर मैं 1.8 पे कैप्चर कर रही हूँ तो वही आपको ब्लर इफेक्ट, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, वो मिलेगा। फोकस करना है और कैप्चर करना है। थोड़ा सा फोटो ब्राइट लग रहा है तो मैं ISO 100 पे लेके जा रही हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, सब कुछ ब्लर हो रहा है, सिर्फ वो फूल जहाँ पे मैंने फोकस किया था वो एकदम शार्प दिख रहा है। एकदम ही सेंसिटिव फोकस है, हिल गया तो फिर गया। ठीक है, सब कुछ ब्लर है, बाकी वो एक जो चीज है वो शार्प है। अभी वो 1.8 को f2.8 कर दूं तो अब थोड़ा सा कम ब्लर दिखेगा और थोड़ा डार्क भी हो गया। तो डार्क के लिए वापस मैंने ISO ऊपर कर दिया, 200 कर दिया है, क्योंकि मैंने एपर्चर बढ़ाया। तो क्या हुआ, ISO जो है वो 100 था, तो अभी वो फोटो डार्क दिख रहा था, इसके लिए मैंने ISO बढ़ा दिया, 100 का 200 कर दिया ISO, और जो एपर्चर था वो मैंने अभी बढ़ाया, मतलब 1.8 का 2.8 किया है। तो अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा शार्प भी दिख रहा है फोटो, और जो ISO है जिसकी वजह से हम लोग का जो फोटो है वो भी एकदम कंट्रोल में है, मतलब एक्सपोजर भी खराब नहीं हुआ है। अभी अगर मैं f2.8 का f4 कर रही हूँ और ISO जो है उसको भी मेरे को बदलना पड़ेगा ISO 400 पर। क्यों, क्योंकि मैंने जो एक स्टॉप, अगर मैंने एपर्चर बढ़ाया है तो उतना लाइट कम एंटर होगा कैमरा में, और जो ISO है अभी वो उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, इसको ही बोलते हैं कि आपको सब कुछ बैलेंस करके फोटोग्राफी करनी है। वैसे ही अभी आपको ये ज़्यादा शार्प दिखेगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको f22 पे लेके जाऊँ और ISO को 1600 पे लेके जाओ तो देखते हैं। अभी भी फोटो थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो मैं 6400 के ISO पे लेके जा रही हूँ करते वक्त, और जो f है वो f16 रखा है। तो फोटो है वो सब कुछ शार्प दिख रहा है, पीछे का बैकग्राउंड भी शार्प दिख रहा है, सब कुछ एकदम ही शार्प दिख रहा है। और ISO जो है वो हम लोग ने 6400 यूज़ किया है। अगर ये फोटो को मैं जूम इन करूँ तो आपको हल्का हल्का नॉइज़ दिखेगा, जो ग्रेन है ना वो दिखना अभी शुरू हो जाएगा। तो आपको मैं यही समझा रही हूँ कि हर चीज़ का एक इफेक्ट है। ऑफकोर्स इसको जो मैंने अभी समझाया है इसको और भी डिटेल में हम लोग जो हमारा कोर्स है उसमें समझाने वाले हैं, जहाँ पे एक एक चीज़ को अभी भी और भी डिटेल में आप जाओगे और प्रैक्टिकली और भी देखोगे। पर फिर भी ये लेक्चर में आपको मैं यही समझाना चाहती हूँ कि हर इसका एक इफेक्ट दिया गया है। अगर एपर्चर है तो वो पीछे बैकग्राउंड ब्लर करेगा, जो शटर स्पीड है वो एकदम टाइम फ्रेम, जो कोई फ्रीज करना है, कोई स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी है उसको फ्रीज करने में मदद करेगा। जो ISO है वो क्या करेगा, उसका जो अगर कोई भी कुछ भी ना मिले तो उसका एक्सपोजर जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पर अगर बहुत ISO बढ़ा दिया तो नॉइजी फोटो आता है। ठीक है, तो ये पूरा सेटिंग है आपके एक्सपोजर का। अभी हम बात करेंगे कलर्स का। कलर्स का तो एकदम ही सिंपल है। अगर आपने हमारा कैल्विन का वीडियो और वाइट बैलेंस का यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा तो आपको उसकी थियोरी पता होगी। ठीक है, पर अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे करना है। जब मैं बात करूं एक्सपोजर की तो आपको समझ में आ गया है कि ये एक्सपोजर है। ठीक है, अभी इसके बाद हम ये समझेंगे कि आप कलर्स को कैसे सेट कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले आता है ब्राइटनेस, जो ब्राइट फोटो है उसका, और दूसरा आता है कलर्स, जो कलर्स होते हैं उसको आप कैसे सेट करोगे। ये जो फूल की डंडी है ना वो ग्रीन दिखनी चाहिए, और इसका जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन है वो लाइट ग्रीन दिखना चाहिए, पिंक है तो पिंक दिखना चाहिए, और जो व्हाइट कलर का फूल है वो फूल दिखना चाहिए। अभी ये व्हाइट कलर का पॉट भी एकदम ही व्हाइट ही दिखना चाहिए। ये ही एक मगजमारी का काम है कि सारे कलर्स जैसे दिख रहे हैं वैसे आपके कैमरा में कैप्चर होने चाहिए, जिसके लिए लोग ज़्यादा पैसा भी खर्चते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि उनके कैमरा का जो कलर्स है वो ज़्यादा अच्छे दिखे।
वाइब्रेंट दिखे या कलर बदल जाए, उस ये इंटेंशन कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर का नहीं होता है, ये एमेच्योर लोग अपने फ़ोन से करते हैं। पर अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो आपकी कंट्रोल में आपको सब कुछ चाहिए, जिसके लिए आपको जो है आपका जो वाइट बैलेंस है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसकी थियोरी कि वाइट बैलेंस क्या है, कैसे उसको केल्विन बोला जाता है, जो कलर टेम्परेचर है तो उसको क्या बोला जाता है, उसके 2 वीडियोस हम लोग ने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। अभी के लिए मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, प्रैक्टिकली समझाऊं कि ये सब क्या होता है, तो यही है कि देखिए अभी जो ये रूम में जो कलर्स है उस कलर को हम लोग अगर वातावरण का नाम दे दे, अगर बहुत ही ठंड है, ठीक है, तो ठंडी में हम क्या बोलेंगे कि 10 डिग्री है, 6 डिग्री ठंड है ना। वैसे ही अगर हम लोग गर्मी का मौसम आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि 45 डिग्री है, मतलब 65 डिग्री ठंड गर्मी हो गई है, 50 डिग्री गर्मी है या 45 डिग्री गर्मी है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस ऐसा सब बोल देते हैं। वैसे ही जो आपका कलर्स होता है ना उसके भी एक टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर का मतलब होता है कि वो जो कलर्स है वो बहुत ही ब्लू या येलो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, वो एकदम ही राइट कलर होना चाहिए। आपके जो कलर्स होते हैं उसका जो वेरिएशन होता है, जो भी आप देखते हो कि यार ये फोटो में मेरे को बहुत ही रेड दिख रहा है, ये फोटो मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन या रेड नहीं दिख रहा है, ये एक्चुअली जो ये कलर व्हील है जो ब्लू से येलो के बीच में आ रही है उसका पूरा सेटिंग है। और ये ब्लू से येलो के बीच में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कलर टेम्परेचर। तो अब ये कलर टेम्परेचर की हम बात करेंगे। अभी अगर मैं आपकी कैमरा जो स्टार्टिंग होगा वो केल्विन, कलर टेम्परेचर को बाय द वे केल्विन बोलते हैं, उसको केल्विन का नाम दिया गया है, के का नाम दिया गया है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, इसका एकदम डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। अभी अगर मैं केल्विन पे जाऊँ, सबसे कम केल्विन मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2500 का केल्विन। कोई कोई कैमरा जो बेसिक एंट्री लेवल कैमरा होता है, मतलब 50,000 वाला जो कैमरा वगैरह रहता है उसमें केल्विन का ऑप्शन ही नहीं है, पर हर प्रीसेट मतलब हर वाइट बैलेंस का जो प्रीसेट ऑलरेडी दिया गया है उसके ऊपर केल्विन लिखा हो गया रहेगा कि ये अप्रोक्सीमेटली कितना केल्विन है। तो अगर आप केल्विन खुद से सेट नहीं कर सकते हो, पर ये जो अप्रोक्सीमेट केल्विन दिए गए हैं उसको यूटिलाइज करके फोटोग्राफी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं डिटेल में केल्विन समझा दूं, उसके बाद मैं आपको प्रीसेट भी दिखा देती हूँ, आसान गिरेगा ज़्यादा। अभी मैं 2500 पे ये फोटो खींच रही हूँ, 2500 का केल्विन में ये फोटो अब दिख रहा है एकदम ब्लू। जो पिंक है ना वो भी एकदम ही पिंक नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी हल्की सी मजेंटा ब्लू हो गई है, और जो ग्रीन है ना वो एकदम ही डार्क ग्रीन जैसा दिख रहा है, एकदम ही जो ब्राइट ग्रीन कलर है अभी इसका वैसा वो नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए अभी हम लोग 2500 के बदले अगर हम लोग 3200 ले लें तो अभी वो एकदम थोड़ा ब्लू से कम ब्लू हो गया है। मतलब जो कलर्स है अभी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे, मतलब ब्राउन, थोड़ा ब्राउन दिख रहा है, ब्लू थोड़ा कम होने की वजह से आप जो ग्रीन है, जो पत्तियां हैं वो भी अच्छे से देख पा रहे हो। साथ ही साथ जो ब्लू कलर की जो पिंक कलर की फूल है उसकी जो वाइट कलर है, पिंक के ऊपर जो वाइट कलर का ये जो चीज़ है ना ये भी आप सही से देख पा रहे हो, ये वाला। अब ये 2200 का हम लोग करेंगे 4000। अभी क्या हो रहा है कि अभी सारे कलर्स अच्छे लग रहे हैं, मतलब जो ग्रीन है वो ग्रीन भी अच्छे से दिख रहा है, जो कलर्स है वो सही लग रहे हैं, मतलब काफ़ी हद तक सही लग रहा है ना। मैं अगर 5000 पे लेके चली जाऊं, ये भी थोड़ा येलोइश लग रहा है, थोड़ा वार्म लग रहा है, देखो पहले से ज़्यादा ये पत्तियां अभी थोड़ी और ब्राइट, मतलब और भी हरीली हो गई। जो नीचे का जो डेस्क है जो ब्राउन कलर का अभी वो भी थोड़ा वार्म हो गया। जो फूल है अभी वो थोड़े से लाल लाल जैसे दिख रहे हैं, है ना। अभी यही केल्विन को 6500 पे अगर मैं लेके जाऊं, वार्म नहीं दिख रही थी, पत्तियां एकदम ही ग्रीन पत्तियां हो गई, एकदम जो लाल फूल थे एकदम लाली फूल हो गए हैं। जो नीचे का डेस्क है अभी वो भी एकदम ही वार्मिश लग रहा है। तो अभी आप देख रहे हो कि 6500 का जो केल्विन था उसको मैंने 7500 का केल्विन लिया है। तो अब ये जो फोटो है वो एकदम ही येलो हो गया, जो डेस्क था वो भी येलो लग रहा है। अगर मैं जूम करूँ तो जो पत्तियां हैं वो भी एकदम लाल लग रही है, मतलब थोड़ी सी ग्रीन और जो ब्राउनिश है वैसा टोन आ चुका है।
जो फूल थे वो भी एकदम लाल लाल लग रहे हैं, है ना। अब ये 7500 का अगर मैं 8500 कर दूं, एकदम और येलो होगा। पहले के कंपैरिजन में ये भी और भी येलो होता ही जा रहा है, सारी चीज़ें येलो हो गई है अब इसमें। अगर अब मैक्सिमम में 10,000 है, 10,000 के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें, और 10,000 की केल्विन पे अगर मैं जाऊं तो एकदम ही वार्म 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 लग रहा है आपको सारा फोटो। आपको अगर ऐसा कोई इफेक्ट चाहिए जहाँ पे आपको येलोइश टोन दिखाना है तो आप केल्विन बढ़ाओ, ऊपर चले जाओ। अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको ब्लूइश दिखाना है तो आप नीचे चले जाओ, जैसा आपको मूड क्रिएट करना है उसके हिसाब से। पर अगर आपको एग्जैक्ट कलर्स चाहिए तो आपको ये देखना है कि आपके जो सारे कलर्स है इसमें जो अभी आपको आंखों से दिख रहे हैं वो एकदम सही से कैप्चर कैसे हो सके। देखिए अभी इसके लिए भी एक है, जैसे कि मैंने अभी आपको मीटरिंग मोड बोला था, उसके बदले आता है कि आप जो है कस्टम वाइट बैलेंस, मतलब ये सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज एक वाइट बैलेंस कर सकते हो। पर अभी वो अगर मैं अभी यहाँ पे भी समझाने बैठी तो वो एक 2-4 घंटे का और एक लेक्चर है। पर फिर भी आप कस्टम वाइट बैलेंस जो होता है उसके वजह से आपको ये समझना नहीं होता है कि ये करूँ या वो करूँ, ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली आपको वही कलर्स दिखा देगा। अभी और एक बात कि आपने कलर्स की बात समझी, साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझा दूँ, अगर आपके कैमरा के अंदर केल्विन का ऑप्शन नहीं है तो इसके अंदर जो ऑप्शंस है ऑलरेडी जो प्रीसेट्स दिए गए हैं, इसमें ऑटो वाइट बैलेंस मतलब जो वो अपने हिसाब से ही करेक्ट कर देता है, उसमें अपने कोई भी आपको केल्विन का आइडिया नहीं दे रहा है। ऑटो मतलब सब कुछ ऑटो, कैमरा अपने हिसाब से करेगा, वो चाहिए वैसा करेगा, आपकी कोई इफेक्ट या क्रिएटिविटी इसमें शामिल नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऑटो का बात बराबर है, पर अगर समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी समझने बैठे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑटो वाइट बैलेंस के बाद आता है डे लाइट। डे लाइट के ऊपर लिखा गया है अप्रोक्स 5200 केल्विन। तो ये अप्रोक्स 5200 मतलब वो उसके आसपास का केल्विन रहेगा। अगर उसके आगे जाओगे तो शेड आएगा जिसमें 7000 केल्विन लिखा गया है नीचे, अगर आप देखोगे। क्लाउडी के नीचे 6000 केल्विन लिखा गया है। टंगस्टन के नीचे 3200 का केल्विन लिखा गया है। व्हाइट फ्लोरोसेंट लाइट के नीचे 4000 का केल्विन लिखा गया है। फ्लैश के नीचे कुछ भी नहीं लिखा गया है, वो आपका बिल्ट इन फ्लैश या आपकी जो फ्लैश यूज करते हो उसके लिए है। उसके बाद आता है कस्टम वाइट बैलेंस, जहाँ पे आप कस्टमाइज पूरा जो है आपका कैमरा का सेटिंग करते हो, फिर मैंने आपको केल्विन समझाया वो आता है। तो अगर आपके पास केल्विन का ऑप्शन नहीं है तो बाकी के सारे ऑप्शन के साथ भी आप सही से अप्रॉक्सीमेट जो है आपके कलर्स अच्छे से सेट कर सकते हो। ये हो गया कलर्स। काफ़ी लोग मुझे यही क्वेश्चन करेंगे कि ये आपने कैनन का बताया और भी कोई कैमरा का बताओ। अभी एक सेकंड रुकिए। अगर मैं बात करूँ निकॉन का तो निकॉन में भी सेम चीज़ें हैं। आप कैनन का बात करो, सिर्फ नाम बदल दिए हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाओ नाम को लेके, सिर्फ नाम बदल। अभी यहाँ पे लिखा है ए मोड, एम मोड, तो यहाँ पे भी लिखा है एम मोड, यहाँ पे ए भी लिखा है तो यहाँ पे ए लिखा गया है, बस इतना ही फर्क है। और ना मैं आपको ये भी बात समझा दूँ कि कोई भी कैमरा मॉडल ले लो, 200D जो नया आया है या M50 जो नया आया है, कोई भी ले लो, आप अगर कैमरा हाथ में लोगे जो एक सेटिंग्स है वो यही है, सिर्फ नाम चेंज किए गए हैं। और उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है वो तो ऑफकोर्स आप भी समझते हो कि 1 घंटे में मैं सब कुछ नहीं समझा सकती हूँ, इसीलिए मैंने 2 महीने का कोर्स लॉन्च किया। ये जो 2 महीने का कोर्स है उसमें डिटेल में एक एक चीज़ समझाई जाती है और कैसे उसको सेटिंग करना है वो समझाया जाता है और उसका क्या कारण है, और एकदम एडवांस लेवल जो प्रो लेवल है उस पर हम लोग चले जाते हैं, बेसिक से एडवांस तक डिटेल में। और साथ ही साथ देखो, अभी आप मेरे को क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको आंसर दूंगी, पर मैं आपका काम रिव्यू नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं क्या फोटो खींचा वो मुझे नहीं पता, आप अटके तो आप लटके। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि आप जो फोटो खींचोगे वो मैं देखूंगी, आपको बताऊंगी आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। ये मेन रहता है ना कि मैं आपको रिव्यू तो दूँ कि क्या कर रहे हो, ऐसे ही तो लर्निंग होगी। कहीं पे अटकोगे तो मेरे को समझाना तो पड़ेगा ना कि आप यहाँ पे गलत जा रहे हो। ये कारण है कि हम लोग ये 2 महीने का कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फ़ी काफ़ी नॉमिनल रखी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सभी लोगों को ये क्लासेस अफोर्डेबल हो जाए, जो गांव में रहते हैं या जिनके पास जो है इतनी सारी आमदनी नहीं है कि वो फोटोग्राफर को मतलब ये पूरा कोर्स वगैरह कर सके। देखने जाए तो ऐसे ही कोर्स लाखों में बिकते हैं मार्केट में, पर फिर भी हम लोग ने ये नॉमिनल फ़ी रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँचे।
काफ़ी लोग बोलते हैं आप फ्री में सिखा दो। देखो ये है कि फ्री में सिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको भी बहुत सारा कॉस्टिंग बढ़ रहा है। मतलब जो भी है हमको, अगर जो एडिटर है वो एडिटर काम करेंगे, जो पूरा जो काम हम लोग को करना है ये सारा काम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको जो फी देनी होती है बस वही चार्जेस आपके पास से लिए जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं इसमें से। और यही है कि आप, अगर मैं कैमरा सेटिंग्स की अभी के लिए बात करूं तो यही पूरा कारण है कि जो अगर आप निकॉन या सोनी कोई भी कैमरा ले लो, अभी जो शूट हो रहा है वो पूरा सोनी के कैमरा से हो रहा है, तो जो भी कैमराज है वो सब में हम लोग यही सारा चेंजेस कर रहे हैं, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है और आपको जो है फोटोग्राफ्स खींचनी है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, काफ़ी मेहनत से और काफ़ी दिमाग लगा के कि कैसे एकदम प्रैक्टिकली आपको दिखाया गया कि आपको ऐसा लगे ही ना कि आप हमारे साथ नहीं हो, एकदम आमने सामने लगे, उसकी पूरी ट्राई की है। फिर भी आपकी जो सजेशंस हो इसके लिए वो वेलकम है, प्लीज़ हमको सजेस्ट करें कि और